हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमें कौन सी क्रॉप, देखो कल तक का हमने ये पढ़ा, अब तक के इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमारे लिए क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारे जो है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबको फीड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा और उसका मैनेजमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये सीखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसके अंदर हम डील करते हैं कि कैसे, उसके अंदर सीखते हैं कि कैसे हमें अच्छे से अच्छी क्रॉप को उगाना चाहिए, कैसे उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहिए और कैसे हम एनिमल्स को ह्यूमंस के लिए यूजफुल बना सकते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा। इसके आगे अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी क्रॉप्स हम बेटर यूज के लिए उगाते हैं। ठीक है। क्रॉप सीजन क्या होता है? देखो, बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है ना, उनका एक सीजन होता है। जैसे कि हम जो गेहूं उगाते हैं वो स्टार्टिंग के महीने में उगाना चालू करते हैं और 6 महीने का उनका गैप के हिसाब से उगाते हैं। उसके बाद का चावल का टाइम आता है। तो बहुत सारी क्रॉप्स है जिसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स है जिनका एक एक टाइम पीरियड है। तो कौन सी क्रॉप्स का कैसा टाइम पीरियड है, उनको कैसे उगाया जाता है, वो सब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहली चीज है क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन से आपको क्या समझ में आता है कि देखो, सीजन का मतलब पता ही होगा आप सबको कि एक टाइम पीरियड, उनका खुद का एक इंटरवल, एक गर्मी हो गई, ठंड हो गया, ऐसा है ना। तो सबके लिए एक अपना अपना खुद का सबसे बेस्ट मौसम होता है जिसके अंदर वो सबसे बेस्ट उग सकते हैं। तो क्रॉप सीजन है ना। वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर for their growth and completion of their life cycle। बहुत सारी क्रॉप्स का, हर क्रॉप का अपना अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उनका टेम्परेचर अलग होता है उनके ग्रोथ के लिए। कि मतलब कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो सिर्फ ठंड के अंदर अच्छे से उग सकते हैं क्योंकि उनको गर्मी नहीं पसंद, गर्मी में वो सूख जाएंगे। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है, जैसे कि एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपन एंटार्क्टिका में है। एंटार्क्टिका के जो भालू होते हैं ना, वो वहाँ की ठंड को बहुत आराम से इंजॉय करते हैं, आराम से जीते हैं, वहाँ अपने आप को ग्रोथ करते हैं, बड़ा करते हैं, वहीं मर जाते हैं। उनको उठा के डेजर्ट में रख दो तो भाई वो तो सिर्फ गर्मी से आधे घंटे में मर जाएगा, है ना। इतना पसीना आएगा कि वो आधे घंटे में मर जाएगा। अब जो अपना कैक्टस वगैरह है जो अपन वहाँ पे उगाते हैं, उसको अगर अपन वहाँ ले जाएंगे तो वो तो 2 मिनट में पूरा जम जाएगा, अपने आप को खत्म कर देगा कि भाई इतना ठंड मैं कैसे सह सकता हूँ, है ना। तो ये सारे हर क्रॉप की अपनी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिसके ऊपर वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग, अच्छा ये कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो उनकी लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि एक किसी भी लिविंग बीइंग का पैदा होने से एंड होना, है ना। तो इस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनका एक ऑप्टिमम, यानी उनका एक बेस्ट वाला क्लाइमेटिक कंडीशन होगा कोई सा। तो उस कंडीशन को, उस सीजन, उसको बोलते हैं क्रॉप सीजन। डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ, देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजनल कंडीशन के हिसाब से हमारी कंट्री में, अपने इंडिया में 2 मेन क्रॉप सीजन है ना, डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला क्रॉप सीजन है हमारे पास में, आप सब ये हाइलाइटनर से बोर तो नहीं हो गया ना। चलो आपके लिए ना एक चीज करते हैं, अपन हाइलाइटनर का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू बढ़िया रहेगा ना। ठीक है। पहला है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स मतलब बहुत डार्क है, येलो ही ठीक है अपना है ना। सबसे पहला है अपना खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सा सीजन में आती है? दीज आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। ये वो वाली क्रॉप्स है जिनको हम जून में उगाते हैं और इनको निकाल लिया जाता है अक्टूबर के सीजन में। ऐसी कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल पैडी, पिजन पी, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स आर खरीफ क्रॉप्स। डरो मत, तुम्हें मैं एक एक क्रॉप का हिंदी में मतलब बताता हूँ। ठीक है। पैडी, पैडी का मतलब होता है चावल के खेत, जो चावल वगैरह उगाते हैं ना उनको पैडी भी बोलते हैं ना, इसको याद रखना। इसके बाद आता है पिजन पी, एक
अरहर नाम का तुमने सुना होगा, है ना। अरहर नाम की एक क्रॉप होती है, उसको पिजन पी बोलते हैं। मेज मतलब मक्का, कॉटन, सोयाबीन और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली जो होती है ना। इन सब का जो सीजन होता है, इन सारी जो क्रॉप्स है ना, इनको जून में हार्वेस्ट किया जाता, मतलब कि जून में उगाया जाता है। जून के टाइम में इनके सीड्स को बोया जाता है और अक्टूबर का जो महीना होता है उस टाइम उनकी कटाई कर ली जाती है। और कटाई करके मतलब कि ये सीजन है, इतना जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ये जितनी भी क्रॉप्स है ना, ये अपने आप का बेस्ट ग्रोथ करवा सकती है। अपन भी यही चाहते हैं कि जो क्रॉप है वो जल्द से जल्द उग जाए। तो ये जो क्रॉप्स है इतनी सारी खरीफ क्रॉप्स जो भी है, इन सबको जून में उगाया जाता है और हार्वेस्ट उनको अक्टूबर के महीने में कर लिया जाता है। इसी तरीके से दूसरा है अपने पास में रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, these are sown in winter seasons from the month of October and harvested around April। जैसे हमने खरीफ क्रॉप्स को अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में इतना टाइम खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, तो अक्टूबर के सीजन में ही हम रबी क्रॉप्स को मतलब कि उगाने के लिए डाल देते हैं, उसके सीड्स को उगने के लिए डाल देते हैं। और वो जो भी रबी क्रॉप्स है वो अप्रैल के महीने तक उग जाती है अच्छे से, और फिर अपन उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ऑयल सीड एंड बार्ली आर रबी क्रॉप्स। ठीक है। जो व्हीट तो पता ही होगा, गेहूं होता है। ग्राम, ग्राम भी पता ही होगा। पीस जो होती है अपनी फली वगैरह होती है ना। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, अपना जैसे सरसों का हो गया, है ना। मस्टर्ड का ऑयल होता है, कैस्टर का ऑयल होता है। ये सारे जो ऑयल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं, ये सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप्स में आते हैं। और ये कब उगाया जाता है, अक्टूबर में सीड बोए जाते हैं इनके, और अप्रैल के महीने में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, रबी क्रॉप्स को। ये दो मेन सीजन्स थे। अब हम पढ़ते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कौन सी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है जिनको हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस याद है ना तुम्हें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि हर वो प्रैक्टिसेस, हर वो चीजें जो हम हमारे क्रॉप को की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, हम हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेंगे उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से देखते रहना, एक एक लाइन में आपको ढंग से समझाता हूं। तो क्या है अपनी पहली लाइन, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स एंड सो ऑन टिल फार्मर्स आर एबल टू हार्वेस्ट एंड स्टोर द क्रॉप प्रोड्यूस। मैंने आपको ये पूरा आपको थोड़ी देर पहले पिछली वाली क्लास में समझाया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज, अपना जो सॉइल है उसको बराबर मतलब कि प्लगिंग वगैरह करके उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बीज को बोया जाता है, उसके बाद इरिगेशन पानी वानी डाल के, फिर उसके बाद उसको काट के हार्वेस्ट करके उसको पैक करके स्टोर करते थे और बाद में बेच देते थे। ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है ना, इनके बारे में समझते हैं अब। The activities or tasks which a farmer performs to cultivate crops are referred as agriculture practices। कि हर वो प्रैक्टिस जो एक फार्मर करता है अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। अब तक अपन 3 बार समझ चुके इस लाइन को, है ना। These agricultural tasks are as follows। तो ये कौन से एग्रीकल्चर टास्क है, अपन एक बार स्टार्टिंग से ढंग से देखते हैं, है ना। एक बार लाइन वाइज देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं। मतलब एक अज्यूम कर लो कि अपन एक इंसान, मान लो कि मैं एक किसान हूं, ठीक है। किसान हूं, मेरे को खेती करनी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एक फील्ड, एक जमीन ढूंढनी पड़ेगी, एक अच्छी वाली जमीन ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पे मैं उपजाऊ काम कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को सबसे पहले वो जो जमीन है ना उसको खेती लायक बनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज करेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग एंड लेवलिंग। ऊबड़ खाबड़ जगहों पे अपन नहीं कर सकते। मान लो कि तुम्हारा अभी बहुत सारे पत्थर वत्थर पड़े हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े, पूरा ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ पे तुम चल भी नहीं सकते हो, वहाँ पे खेती क्या ही करोगे। तो सबसे पहले वो पत्थर वत्थर अपन को हटा के उसको पूरा एक लेवल में समतल करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आता है प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब वो ऑक्स को यूज करके जो अपन प्लगिंग करते हैं उसको प्लग कर देते हैं, जिसकी वजह से
हमारी जो सॉइल होती है ना उसके अंदर एक उपजाऊपन आ जाता है, जिसके अंदर फिर हम एक ऐसे रोड बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं, जिसके अंदर हम सीड्स को उगाया जाता है। दूसरा काम क्या करते हैं फिर हम, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बोना। सीड्स को हम एक एक करके, एक एक खेत मतलब कि एक एक जो खड्डा बना के उसके अंदर ऐसे एक एक करके सीड्स को डालते रहता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर मैंने आपको बताया था किस चीज के लिए होता है, सॉइल को फर्टिलाइज, सॉइल को उपजाऊ, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सॉइल में लगातार मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी देना, है ना। या तो कैनल्स, वो जो नालियां यूज करके नहर का पानी हम बांट देते थे, या वाटर स्प्रिंकलर यूज करके इरिगेशन करेंगे उसके बाद में, ताकि वो उग जाए। उसके बाद वीडिंग। वीडिंग का क्या मतलब होता है, देखो वीड्स का क्या मतलब होता है। वीड्स का मतलब होता है ऐसे कीटाणु, ऐसे छोटे छोटे जो पेस्ट्स होते हैं ना, जो अपने घास, अपनी जो फसल है उसको खराब कर देते हैं, उन सब को हटाएंगे ताकि अपने प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे कि अब अपनी ये सब करने के बाद में अपनी जो फसल है ना वो लमसम बहुत से उग जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसे हार्वेस्ट मतलब उसको लगातार काट काट के थ्रेशिंग मतलब होता है उसको संभाल के शेल्टर देना, उसको पैक करना, बोरियों में पैक करके एक साथ ले जाके रख देते हैं। उसके बाद लास्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है स्टोरेज, उसको संभाल के रखना। इतना काम तो एक किसान करता है। उसके बाद तो वो बेच देता है उसे और अपन लोग के घर में पहुंच जाता है ना। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी। अगला पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये जो भी अपनी प्रैक्टिसेस थी ना, इसको एक एक करके ढंग से पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले अपन को प्रिपेयर करना है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। Preparation of soil is done by turning and loosening the soil. The process of turning and loosening the soil is called plugging or tiling. Plugging helps the soil in a number of following ways. जैसा कि आपको समझाया था मैंने कि सबसे पहले क्या करता है, प्लगिंग का प्रोसेस आपको समझा देता हूं मैं पूरा ढंग से। प्लगिंग क्या होती है ना। देखो अपना ना, मान लो कि एक अपन ने जमीन खरीदी है, ये मान लो कि एक जमीन है, ठीक है। अब ये पूरी समतल जमीन है, इसके ऊपर अपन कहीं पे भी ऐसे उगाएंगे ना तो अपन को खुद को नहीं समझ में आएगा कि भाई पानी किधर डालना है, कहाँ अपना सीड उगाया हुआ। अब मान लो इसके बीच में अपन ऐसा एक एक ऐसे करके एक एक रोड बना दे, जिसके ऊपर अपन को ढंग से पता पड़ेगा ना कि कहाँ सीड डालना है। समझ में आ रहा है। तो ये जो अपन रोड बनाते हैं ना, उसके बीच में ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां पे हमें सीड्स बोने होते हैं। उस चीज के लिए हम दो बुल्स को यूज करके, बुल्स को या फिर अब तो ट्रैक्टर आ जाते हैं जिसके पीछे ना ऐसा एक मशीन होता है जिसके ऐसे कांटे कांटे होते हैं। तो ये ऐसे जैसे कि अपन मिट्टी में डालते हैं ना, ये ऐसे खींचते रहते हैं और बीच में जो छेद बन जाते हैं जिसके अंदर हमें घास वो अपन ने सीड्स डालने होते हैं, ठीक है। अब ये सब कैसे होता है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। प्लगिंग कैसे होती है, किस काम के लिए यूज करता है प्लगिंग। हमारे प्लगिंग करने से सॉइल को फर्क क्या पड़ता है। It helps in loosening the soil so that it can hold more water and air. ठीक है। बहुत सारी, मान लो अपन ने पानी डालने के लिए अपनी जो जमीन है ना, ऐसा खुरदुरी जमीन है, पूरी समतल जमीन। अपन जैसे पानी डालते हैं ना, तो जैसे अपन यहाँ पानी डालेंगे, ये पानी बहता बहता आगे आगे चला जाएगा, जमीन में तो जाएगा ही नहीं, है ना। समतल जमीन है तो पानी तो आगे बहेगा ना भाई, नीचे क्यों घुसेगा। तो अपन इसमें अगर छेद कर देते हैं तो छेद के अंदर से पानी अंदर जाता है, आपको पता ही होगा। छेद में अपन गिराएंगे पानी नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो प्लगिंग करने से अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कि पानी ज्यादा से ज्यादा अपन स्टोर कर सकते हैं, किससे, प्लगिंग से। फिर दूसरा पार्ट आता है द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। It is also easy to mix the fertilizer and manures in the loose soil. चलो एक और मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट सा एक मैन्योर बताता हूँ। मैन्योर क्या होता है, सॉइल को अच्छा बनाना एक तरीका होता है। अर्थवॉर्म्स आप सबने सुना होगा, अर्थवॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है,
मान लो अपनी एक पत्ती है, ठीक है, पत्ती मतलब एक लीव्स है, तो अगर अर्थवर्म चलता फिरता एक लीफ को खा जाता है ना, तो लीफ जो है, एक लीफ के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब वो अर्थवर्म के पेट में गया, अब वो जैसे जैसे पेट में जाता है ना, धीरे धीरे जैसे पेट में जाता है, तो वो लगातार एक जो अर्थवर्म के अंदर प्रोटीन होता है ना, वो उसको भी उसके अंदर मिक्स करता हुआ जाता है। वो जो अपन ने लीफ खाई है ना, उसके अंदर मिक्स करता हुआ जाता है, और फिर लगातार जब उसका वेस्ट निकल जाता है वो लीफ के साथ में, अब उस लीफ के अंदर पहले से बहुत ज्यादा प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन क्या, न्यूट्रिएंट है, क्योंकि एक तो उस लीफ का न्यूट्रिएंट, उसके अलावा उस अर्थवर्म के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट था वो भी उसने उस लीफ के साथ में बाहर निकाल दिया। तो अब वो लीफ ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव हो गई है, जो उस सॉइल को लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो लूज करने का क्या मतलब है, अर्थवर्म कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर, तो अपन जैसे प्लगिंग करेंगे तो वो जो अर्थवर्म्स है ना, वो अपने आप बाहर आते रहेंगे, वो बाहर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लीव्स को खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका वेस्ट आएगा, सॉइल ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ होगी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अगला है इट एयरेट्स द सॉइल, रूट कैन दस ब्रीथ इजीली। सॉइल के अंदर छेद हो जाएंगे, सॉइल के अंदर छोटे 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 ऐसे बहुत हल्की हल्की सॉइल हो जाएगी, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगह बन जाएगी ताकि जो अपने रूट्स है ना, वो एयर ले सके, वो सांस ले सके, उसके अंदर हवा आती जाती रहे, है ना। इट हेल्प्स इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ सीडलिंग। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन एक वर्ड है, पेनिट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज के अंदर छेद करना। जैसे कि अपने पास किल्ली है, किल्ली को दीवार में ठोकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, किल्ली दीवार को पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, अंदर छेद कर रही है, घुस रही है अंदर। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी, अब मान लो बहुत समतल सी जमीन है, समतल की जमीन पे अपन अगर सीड डाल देंगे, वो जमीन के ऊपर ऊपर ही रहेगी। अब प्लगिंग करने के बाद में छेद हो जाएंगे उसके अंदर बहुत सारे, तो उसको डालेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीड उस छेद में गिर जाए, जमीन के अंदर चला जाए, है ना। तो ये पेनिट्रेशन का पावर प्रोवाइड करती है सीड्स को। उसके बाद न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, है ना। जो सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्लगिंग करने के बाद वो बाहर आने लग जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर और न्यूट्रिशन लगातार बढ़ता ही रहेगा। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। अब जो जो जमीन के अंदर वीड्स है, जमीन के अंदर भी तो कीड़े मकोड़े होते ही है भाई, जो उगने के बाद में सीड्स को खराब कर देंगे। तो जैसे अपन प्लगिंग करेंगे, साथ में हर चीज के साथ में वो वीड्स भी बाहर आते रहेंगे, और वीड्स बाहर आ जाएंगे तो वो मर जाएंगे, है ना। ये चीज है ना। अब है इसके आगे कि कैसे उस प्लगिंग को हम करते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को बस यही एंड करते हैं, तो बाय, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।